सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। और आइए बात करते हैं आज के फोकस की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में जहां एक तरफ विकसित भारत के 4 स्तंभों को मजबूती मिलती दिखी, तो वहीं रेलवे के 3 नए कॉरिडोर के साथ आधुनिकीकरण का खाका भी पेश किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट पर खुशी जताई और कहा कि पिछले 10 सालों में रेलवे ने काफी प्रगति की है और लगातार यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। भारतीय रेलवे लगातार नए बदलावों से गुजर रही है। सैकड़ों साल की विरासत वाली रेलवे में हर दिन नए बदलाव लाए जा रहे हैं। कभी कोयले के सहारे चलने वाली भारतीय रेल आज इलेक्ट्रिक के जरिए सरपट दौड़ती है। हाई स्पीड ट्रेनों में जहां शताब्दी और राजधानी का वर्चस्व था, वहां वंदे भारत जैसी ट्रेन की सीरीज ने अपना दबदबा कायम किया है। अंतरिम बजट पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में रेलवे की प्रगति पर खासा जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान नई तकनीक और अन्य सुविधाओं से भारतीय रेल को नए मुकाम पर पहुंचा दिया गया है। In last 10 years, Prime Minister Shri Narendra Modi ji has totally changed the paradigm and put entire focus on creating new capacity, getting new technology, and making sure that safety gets the topmost priority. As a result of this, in the last 10 years, 26,000 kilometers of new tracks have been added. 1,08,000 crore has been invested on safety systems. वहीं रेलवे में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन कवच सिस्टम लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य रेलवे की घटनाओं में कमी लाना था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत आज स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन कवच सिस्टम पर जोर दे रहा है। भारत आज अत्याधुनिक वंदे भारत जैसी ट्रेनों से यात्रा को सुगम और आरामदायक बना रहा है। Good focus, proper focus on getting ATP, which is Kavach, has started. New generation of trains like Vande Bharat, Amrit Bharat, Vande Metro and Vande Sleeper are being developed. Many of them are already running and very popular. समय की मांग के अनुरूप इस बजट में 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर, जिनमें एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल सागर और अमृत चतुर्भुज बनाने की मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि इन तीनों कॉरिडोर को बनने के बाद रेलवे में यात्रियों को ले जाने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी, जिसके कारण यात्रियों को वेटिंग लिस्ट से छुटकारा मिलेगा। इस बजट में 3 बड़े कॉरिडोर अप्रूव हुए: एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल सागर और अमृत चतुर्भुज। एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल सागर, ये दोनों पोर्ट्स को और जो बड़े प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उनको कनेक्टिविटी देंगे। अमृत चतुर्भुज जो अपने रेलवे का नेटवर्क है, एक चतुर्भुज की शेप का है। यहाँ जहाँ पर भी डबल लाइन है, कंजेस्टेड है, वहाँ पे 4 लाइन करी जाएगी। जहाँ 4 लाइन है उसमें 6 लाइन करी जाएगी। जैसी कैपेसिटी चाहिए उतनी कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। वंस द 3 कॉरिडोर्स आर कंप्लीटेड, वी विल हैव सो मच कैपेसिटी, इनफ कैपेसिटी दैट द वेटिंग लिस्ट झमेला विल बी ओवर। इस प्रकार भारत जैसे बड़े देश के लिए रेलवे लाइफलाइन के समान है, क्योंकि रेलवे में भारत सरकार की समावेशिता की झलक दिखलाई पड़ती है, क्योंकि यह सभी वर्गों के लिए किफायती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बजट में आपने देखा किस तरीके से, अगर हम बात करते हैं रेलवे सेक्टर को लेकर, ना सिर्फ 3 नए कॉरिडोर बल्कि 40,000 जो बोगियां हैं उनका किस तरीके से कायाकल्प होगा आज के समय के अनुरूप। इस पर और ज़्यादा चर्चा के लिए आइए रुक कर लेते हैं। प्रोफेसर मनोज चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुलपति हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय के। बहुत बहुत स्वागत आपका मनोज जी। प्रभात जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरीके से देख रहे हैं आप इस बजट को? ये बजट पूरी तरफ से विकसित भारत के संकल्प को जमीनी धरातल पे उतारने के लिए एक बहुत ही ठोस कदम और एक मजबूत दिशा के रूप में मैं देखता हूँ, जिसमें न सिर्फ आधारभूत ढांचे, बुनियादी ढांचे, बल्कि समाज के सभी पहलुओं पर और सभी सेक्टर्स पे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं उनकी तरफ बहुत अच्छी तरह ध्यान दिया गया है। पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, जिसमें रेलवेज हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट, सभी के लिए बहुत ही अच्छे प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें
तो आज 21st सेंचुरी भारत की सेंचुरी इनोवेशन की सेंचुरी है। तो इसमें इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी जिस तरह से 1 लाख करोड़ जी। के वेरियस मैकेनिज्म को उपलब्ध कराया गया है, तो मुझे लगता है उसके थ्रू और स्टार्टअप इकोसिस्टम स्किल पे जो फोकस किया गया है, ऑफ कोर्स जो है वो ये भारत के 4 मजबूत स्तंभ जिसमें नारी शक्ति, गरीब, अन्नदाता और युवा सबको ध्यान में रख के ये जो बजट बनाया गया है, ये बजट विकसित भारत की तरफ हम सभी 140 करोड़ भारतीयों के बढ़ते कदम को और मजबूती देगा और संकल्प देगा। तो मुझे बहुत खुशी है इस बजट को लेकर। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन जब हम खासतौर से रेलवे की जब बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो 3 नए कॉरिडोर की बात की गई है उसके बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से जो निर्माण है शुरू होकर, जो इनकी आवश्यकता की अगर बात की जाए, कब से मुझे लगता है कि काफ़ी समय से इस तरह की आवश्यकता थी, इस तरह के जो बदलाव हैं वो किए जाएँ और अब जो बदलाव हैं वो अब हमें नज़र आने लगेंगे। नहीं, सबसे पहली बात तो है कि इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक इनपुट्स तो रेल मंत्रालय ही बेहतर तरीके से दे सकता है। एक विश्वविद्यालय कुलपति होने के नाते मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि भारत में जहाँ पे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को हमें कम करना है, जहाँ जहाँ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, एनर्जी हो, सीमेंट सेक्टर हो, मिनरल्स हो, उनको एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी और कम से कम कॉस्ट में ले जाना हो, तो इस तरह के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को डेवलप करना ही होगा, नंबर 1। नंबर 2, जब हम इस तरह के कॉरिडोर्स बनाएंगे और हम पोर्ट से अपनी कनेक्टिविटी को जोड़ेंगे, तो भारत में आने वाली चीज़ें जो बाहर से आती है उनको अंदर तक पहुंचाने में कम से कम कॉस्ट, कम से कम समय लगेगा। उसी तरीके से भारत में बनने वाली चीज़ों को बाहर जाने के लिए भी रेल सागर योजना काफ़ी जो है प्रगति प्रदान करेगी। तीसरी चीज़, जब हम इस तरह के कॉरिडोर बनाएंगे तो हमारे पैसेंजर लाइंस पे होने वाले दबाव को अगर हम कम कर पाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम एक तरह से डेडिकेटेड या अलग कॉरिडोर्स के थ्रू ऑपरेट करेंगे, तब हम जो पैसेंजर लाइन्स हैं उन पे ज़्यादा ट्रेन चला पाएंगे, उनको ज़्यादा गति से चला पाएंगे। तो उस हिसाब से देखें तो पैसेंजर्स को बहुत कन्वीनियंस भी होगा और सुगमता भी, सरलता भी, और हम नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक और उनके लिए जो सहूलियत है उसको और बढ़ा पाएंगे। जी बिल्कुल। और साथ साथ मनोज जी, अगर देखा जाए, क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि जब माल ढुलाई की बात की जाती है, कोयले की बात की जाए, सीमेंट की बात की जाए, तो उस वजह से जैसा आपने कहा कि यात्रियों को कभी कभी असुविधा होती थी क्योंकि हमें दूसरी तरफ भी ध्यान देना है, लेकिन अब प्रयास यही किया जा रहा है कि एक संतुलित ढंग से जो रेलवे है उसका विकास और विस्तार हो सके। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम मालगाड़ी को और यात्री गाड़ी को एक ही पटरी पे चलाएंगे तो जरूर लिमिटेशन होगी कि हम कितनी ट्रेन एक साथ ऑपरेट कर पाएँ, कितनी स्पीड रख पाएँ। पैसेंजर ट्रेन को जो हम मान लो तेज़ी से चलाना चाहते हैं, पर हो सकता है मालगाड़ी की वजह से हम तेज़ ना चला पा रहे हो, तो इन डेडिकेटेड कॉरिडोर्स के थ्रू एक तो इकोनॉमिक पुश मिलेगा भारत की अर्थव्यवस्था को, और दूसरा जो आम आदमी को, जो पैसेंजर्स को, कि रेलवे में आपने देखा है रेलवे समाज के समावेशी रूप में काम करता है। अगर हम रेलवे के किसी टिकट पे भी खरीदें और उसमें देखें तो किस तरह से रेलवे पूरे भारत, और हम सब जानते हैं करीबन 650 करोड़ भारतीय हर साल रेलवे की यात्रा करते हैं, तो एक तरह से ये भारत की लाइफलाइन है। तो जिस तरह से रेलवे का आधुनिकीकरण माननीय रेल मंत्री ने बताया, कल वित्त मंत्री ने अपने बजट में बताया, तो टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम सेफ्टी पे भी ध्यान दे रहे हैं, भली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के थ्रू हो, हम लोग अपनी रेलवे की जो रेलवे लाइन, ट्रैक लाइन है उसको बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से रेल के जाल को हम विस्तार भी दे रहे हैं और आधुनिक भी बना रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली सारे के सारे बेनिफिशियरी हम ही भारतीय होने वाले हैं, क्योंकि हम रेल को अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे, सुगमता से यूज़ कर पाएंगे, तेज़ी से यूज़ कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और तेज़ी की बात की जाए, क्योंकि अब फुली इलेक्ट्रिक जो ट्रेन हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, 100% जो ट्रेनें हैं वो किस तरीके से इससे चल पाएंगी, और ख़ास तौर से जब बदलाव देखा जाता है तो उसमें बजट में घोषणा ये भी की गई कि 40,000 जो साधारण बोगियां हैं उनको वंदे भारत की तर्ज पर उनका जो बदलाव है वो किया जाएगा। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो सरकार का कमिटमेंट है कि किस तरह से यात्रियों की सफ़र को आरामदेह बनाया जाए, तो जब हम साधारण बोगियों को वंदे भारत के स्टैंडर्ड पे अपग्रेड करेंगे तो नेचुरली जो यात्री हम एक जगह से दूसरी जगह पे सफ़र करते हैं तो हमारी यात्रा ज़्यादा आसान होगी और ज़्यादा आरामदेह होगी। तो उस दिशा में तो बहुत ही अच्छे कदम है। एक आधुनिक भारत के विकास की तरफ हम तेज़ी से नई टेक्नोलॉजी को लगा के और अपने सफ़र को आरामदेह, आसान और सुगम बना सकते हैं।
और मनोज जी, जैसा आपने कहा कि जो भारतीय रेलवे है, ये आम आदमी के लिए इसको हम लाइफलाइन कहते हैं, और कहीं ना कहीं आम आदमी के जहन में ये आता होगा जब वंदे भारत सामने से गुजरती थी कि जो बाकी डब्बे हैं, जो बाकी कोचेस हैं, जो साधारण हैं, उनमें भी इस तरह का बदलाव देखा जाए तो शायद एक उम्मीद जो है आम जनता की, आम जन की, उसको भी पूरा किया गया है। मेरा ये मानना है कि ये सरकार सभी वर्गों के लिए और पर्टिकुलरली आम जनता के लिए बहुत तेज़ी से, और सारे कदम अगर आप देखेंगे हर एक क्षेत्र में सारे कदम आम जनता के लिए होते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये सारे कदम अभी जो उठाए गए हैं यात्रियों के सुविधा के लिए, यात्रियों की बेहतरी के लिए, और पूरे भारत को एक तेज़ी से, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकसित भारत में ये अमृत काल है, ये कर्तव्य काल है, तो हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का ये कर्तव्य भी है कि हम किस तरह से भारत देश को विकसित बनाने में आगे बढ़े। इसके अलावा एक और चीज़ पूरे बजट में काफ़ी स्ट्रांगली बोली गई है कि जिस तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत का विकास हो रहा है, उस विकास के अंदर में स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग नए से नए स्किल्स को तेज़ी से कैसे लें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि भारत का इस टाइम सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है युवा शक्ति। तो हम लोग युवा शक्ति को किस तरह से स्किल कर पाएं, तेज़ी में एम्प्लॉयमेंट में जोड़ पाएं, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को और प्रगति मिल सके। जी तो बिल्कुल। और मनोज जी, क्या आपको लगता है कि जब हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सुविधाएं एक तरफ, और जब सुरक्षा की बात की जा रही है तो वहाँ भी जो अब नए आज के समय में स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एआई का जो उपयोग है वो बढ़ रहा है, तो क्या उनका भी इस्तेमाल हमें नज़र आ सकेगा? बिल्कुल। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, रेलवे हो, हवाई जहाज हो या कोई भी यात्रा हो, हमेशा एक प्रिंसिपल होता है, सेफ्टी फर्स्ट एंड ऑलवेज। इसका मतलब कोई भी चीज़ सेफ्टी से बड़ी नहीं होती है। तो भारतीय रेलवे का भी वही फोकस है और सारे सेक्टर्स में भी वही फोकस है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो अभी जो एडवांस ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया हुआ भारत का अपना स्वदेशी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। वंदे भारत में भी हम देखें तो बहुत सारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो भारत में हो रहा है। तो ये भारत के टेक्नोलॉजी युग में टेक्नोलॉजिस्ट की तरह आगे बढ़ने का, अगर हम देखें पूरे विश्व में आज की तारीख में बड़ी इकोनॉमीज वो बनती है जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होती है। जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है तो भारत अपने आप में नंबर ऑफ स्टार्टअप्स देखें, नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज देखें, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन देखें, जिस तरह से हम देखें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे भले क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन हो, भले ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो, सुपर कंप्यूटिंग मिशन हो, भारत बहुत तेज़ी से नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट ही नहीं कर रहा है जैसे, पर नई टेक्नोलॉजी को बनाने में भी और लीड करने में भी सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये रेलवे में भी है और सभी जगह हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि हम बहुत तेज़ी से, एज ए टेक्नोलॉजिस्ट मुझे बहुत खुशी है कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी कर रहे हैं, इनकरेज भी कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, नई तकनीक को अपनाकर उनका क्रियान्वयन और बेहतर ढंग से हो रहा है। लेकिन आने वाले सालों को जब हम देखते हैं मनोज जी, उसमें किस तरह का रूप आपको नजर आता है भारतीय रेलवे का? भारतीय रेलवे आधुनिकीकरण और विस्तार के साथ में मुझे लगता है कि हम सारे लोग, भारत के लोग रेलवे को और ज़्यादा एसोसिएट कर पाएंगे। रेलवे के सफ़र के थ्रू हम लोग अपने आप को कन्वीनियंट, कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल ट्रैवल कर पाएंगे। इसके अलावा माल ढुलाई, जो ट्रांसपोर्टेशन और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है पर्टिकुलरली, जब वो इम्प्रूव होगा तो भारत की लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। जब लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी तो न सिर्फ डोमेस्टिक प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि सामान एक जगह से दूसरी जगह सस्ते, सुगम और जल्दी पहुंचाया जा सकेगा, बल्कि ऑल्सो निर्यात के क्षेत्र में भी जो सामान भारत में बनता है वो जल्दी से जल्दी रेलवे के थ्रू पोर्ट तक पहुंचा के और पोर्ट के रूट से समुद्री मार्गों से विदेशों में पहुंचाया जाए, तो भारत की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी। तो पूरी तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को जब प्रगति मिलेगी तो न सिर्फ भारत का जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर मुझे लगता है पर कैपिटा हैप्पीनेस भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल, और इसीलिए इसको हम लाइफलाइन भी कहते हैं और इकोनॉमी के लिए और भी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर मनोज चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्ते।